यस दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको मॉक टेस्ट पेपर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट पेपर 2 की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो रिलेटेड टू सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जैसे कि आपको लगा है कि सेक्शन 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि आपको यदि ये पता करना है कि आपके पास कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, डी और ई में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या-क्या पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का। तो मैंने इस वीडियो में जो पार्ट 1, पार्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर गया है आपके पास, उसमें पिन किया हुआ है और इस वीडियो में भी आपको पिन करके मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, तो दोस्त जब भी आपको देखें इस वीडियो को तो आप उसको इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखें। आपको पता लग जाएगा कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन सी में और सेक्शन डी और सेक्शन ई में, ठीक है। और आप इन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं ये सब उस पार्ट 1 में, यानी जो हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियोस है उसमें हमने बता रखा है कि कितने टाइमिंग में किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो आपको वीडियो मिल भी जाएगी, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो आज हम मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, चलते पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, शुभारंभ करते हैं। चलिए, जय श्री राम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का a इज इक्वल टू, उसने आपको दिया क्या है कि a इज इक्वल टू ए आई जे, जो कि ऑर्डर दिया उसने आपको, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 का कोई मैट्रिक्स उसने आपको डिफाइन किया है और सच दैट इसमें ए आई जे की कंडीशन उसने आपको बताई है कि ए आई जे जो 1 है व्हेन जब i डज नॉट इक्वल टू जे होगा, एंड 0 कब होगा व्हेन जब i इज इक्वल टू जे होगा। तो देन ए स्क्वायर इज, ए स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछ ली है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ ली है, यानी उसने आपको क्या डिफाइन किया है, उसने आपको बताया मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन नहीं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 क्या लिखा हो जब i डज नॉट इक्वल टू जे हो, एंड 0 कब मिलेगा जब i इज इक्वल टू जे होगा आपके पास, ठीक है। देखो दोस्त, इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझना इस बात को। क्या कि ये कह रहा है कि जब i और j इक्वल होंगे तो आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब i और j डज नॉट इक्वल टू होंगे तो उस केसेस में वैल्यू 1 रखेंगे। अब आपको जो मैट्रिक्स तैयार करना है, रेडी करना है, वो 2/2 का करना है। ओके, तो पहले आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, 2/2 के मैट्रिक्स को देखिए, 2/2 के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका होता है 11, 12, 21 एंड 22। ये है 2/2 का मैट्रिक्स। और यदि आपसे पूछ ले भाई 3/3 का मैट्रिक्स को कैसे डिजाइन करते हैं आप, 3/3 का मैट्रिक्स 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33, ये आप तैयार कर सकते हैं। ये 3/3 का है, लेकिन उसने जिसका पूछा है उसके बारे में जवाब देगा। उसने 2/2 का पूछा है, यानी हमेशा ध्यान रखें 2/2 का मतलब कि फर्स्ट हमेशा रो लिखी जाती है, उसके बाद सेकंड हमेशा कॉलम आता है। पहले में हमेशा क्या लिखते हैं आप, रो, और सेकंड में क्या लिखते हैं, हमेशा कॉलम लिखते हैं आप, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी, ठीक है। तो अब आप देखिए 11 का मतलब क्या है कि जो ये 11 है, इस 11 का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझो कि फर्स्ट में क्या लिखी जाती है, रो, उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, कॉलम, ठीक है। रो को हम लिखते हैं आई और कॉलम को लिखते हैं हम जे। तो यहाँ पे देखो आर आई जे आपस में क्या हो गया, इक्वल। जब आई और जे आपस में इक्वल होता है, उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास, 0। अब मैं बात करूं A12, A12 का मतलब है आई की वैल्यू कितनी है, 1, और जे की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। तो उम्मीद करूंगा यहाँ पे आई डज नॉट इक्वल टू जे है। तो यदि आई डज नॉट इक्वल टू जे तो उस पर वैल्यू कितनी गेट हो रही है आपको यहाँ पे, 1। तो इसी तरीके से आप यदि बात करें A21 की, तो A21 क्या होगा आपको, देखिए A21 यानी i की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास, 2, और j की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, 1। तो i डज नॉट इक्वल टू j, तब भी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर, 1 मिलेगी, क्योंकि i डज नॉट इक्वल टू j। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट A22। A22 का मतलब i की वैल्यू भी आपके पास 2 और j की वैल्यू भी आपके पास कितनी, 22। दोनों आपस में कैसी हो गई है, इक्वल हो गई। यदि इक्वल होगी तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0। तो कुल मिलाकर आपके पास 2/2 का जो मैट्रिक्स तैयार हो गया वो कितना हो गया, 11 पर वैल्यू 0, 12 पर वैल्यू 1, 21 पे वैल्यू कितनी है आपके पास, 21 पे वैल्यू हो गई 1, और 22 पे वैल्यू कितनी गेट हो गई है, 0। ये आपको फाइनली गेट हो गया।
अब आपसे जो उसने मैट्रिक्स में पूछा क्या है, मैट्रिक्स से पूछा क्या है कि आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी, किसकी वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो ए इंटू ए मतलब, अब इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 1 1 0 और 0 1 1 0। अब इसके आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप इस साइड कर लीजिए, ऐसे चलते हैं, ठीक है, करते हैं। चलिए बताइए कितनी आ गई आपको। देखिए 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे करें तो 0 प्लस 1। अब आते हैं इसमें, इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई अब इससे करें, इस वाले कॉलम से। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करी 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से करी तो अभी 0, ठीक है। अब दोस्त मेरे इधर को चल, इस वाले से मल्टीप्लाई से कर, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेगा तो कितना होगा 0, अब 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो कितना रहेगा 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो 1 और 0 से करेगा तो 0। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फाइनली कितना कंक्लूजन निकल गया आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1001। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है, 1001, 2/2 का कौन सा आ रहा है, 1001। उम्मीद करूंगा 1001 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इस टाइप का यदि क्वेश्चन मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप इसे कैसे डील करेंगे। देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो में स्पीड मेरी कम लग रही है तो आप YouTube पर अपनी सेटिंग में जाकर उसको 1.25, 1.50 और 2.0x करके उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए तो आप डोंट वरी। रही क्वालिटी की, क्वालिटी के लिए भी आपको वहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाई क्वालिटी करके, आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से क्वालिटी इज टू गुड, बेस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर की, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए की। ठीक है, चलते अब सेक्शन ए की तरफ, ध्यान से समझेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या डिफाइन कर रहा है, क्या प्रोसीजर है आपके पास, उसको थोड़ा आप समझेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़ना, इज नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहले सही ढूंढ लो तो पता लग जाएगा, जो आपने सही ढूंढ लिया तो उसमें से ये पता लग जाएगा कि जो नहीं है, जो नॉट करेक्ट है। तो देखो कौन सा करेक्ट हो सकता है, आपको पता है इनवर्सिबल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स होता है। आपने कभी एक बात सोची है कि भाई ए प्लस बी का, यदि हम बात बेसिकली समझना, होल स्क्वायर लिखते हैं, क्या तुम ऐसा लिखते हो उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कभी तो नहीं लिख सकते ना ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी का यदि हमें होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ट्वाइस ऑफ ab लिखते हैं। तो सेम प्रोसीजर इनवर्स में भी यहाँ पर भी है कि यदि आप किसी को a प्लस बी का होल इनवर्स लिखेंगे तो होल इनवर्स ये नहीं होगा कि a का इनवर्स हो जाए और b का इनवर्स नहीं, ये कभी नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है ना। और बाकी और क्या क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इनवर्सेबल के, उसे समझते हैं। ए बी का होल इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए बी का होल इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये तो करेक्ट है क्योंकि इनवर्सिबल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें ये चीज करेक्ट नहीं है। अभी मैंने बताया ना आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से यदि किसी की पावर इनवर्स है तो वो सेपरेबल ऑपरेट हो जाए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर, ये जरूरी नहीं है। तो a प्लस बी का होल इनवर्स बी का इनवर्स प्लस a का इनवर्स, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, यदि a और b दो इनवर्सिबल मैट्रिसेस है और कि सेम ऑर्डर के होंगे तो उनमें से जो क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो इससे पहले एक और बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको। यहाँ पे काफी सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट में काम की चीजें चलती है। एक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना डिटर्मिनेंट की केस में, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। जब हम डेट पढ़ते हैं तो डेट में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, हमेशा ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। एक बात और बेसिकली आपको मैं बता दूं, यदि ए और बी का ऑर्डर एन है, ए और बी के कितने ऑर्डर है, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर है एन। यदि एन इनका ऑर्डर है दोनों का, तो हमेशा ध्यान रखेंगे यदि आप डिटर्मिनेंट ऑफ
k ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b लिख सकते हैं। इस बेसिकली बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा डिटर्मिनेंट के दोनों आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको क्या रिवाइज कराया है, ठीक है। मॉक टेस्ट में हमारा टारगेट ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर कराए और उम्मीद करेंगे जो आपने अभी तक प्रैक्टिस की है उसका रिवीजन आप देख लें कि आपकी रिवीजन किस लेवल पर हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चंस देखिए क्या है, मॉक टेस्ट पेपर का 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो डिफाइन करा रहा है वो क्या डिफाइन करा रहा है कि भाई इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, इसने वर्टिसेस हमें गिवन कर दिए, ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस गिवन है, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके वर्टिसेस उसने मुझे बता दिए -3,0, बी के वर्टिसेस उसने बता दिए 3,0 और सी के वर्टिसेस बता दिए उसने 0,k है। और इसने कहा कि इस पूरे का जो एरिया आ रहा है वो एरिया उसने मुझे बता दिया, वो एरिया उसने डिफाइन कर दिया 9 स्क्वायर यूनिट है। कितना है? 9 स्क्वायर यूनिट है। तो देन द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद करूंगा कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब जो मैं बात आपसे करने वाला हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको गिवन होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कोई भी एरिया आपको गिवन करेगा, उसने आपको एरिया 9 गिवन किया, तो ये 9 प्लस 9 नहीं, ये प्लस और माइनस होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एरिया को हम दोनों साइन में लेते हैं, पॉजिटिव में भी एंड नेगेटिव में भी, दोनों साइन में हम यूज करते हैं प्लस और माइनस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यदि एरिया नेगेटिव में आ तो हम लिख देते हैं नेगलेक्ट द नेगेटिव साइन, तो जिस भी यहाँ पे हम उसकी वैल्यू नेगेटिव को हम क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव लिख देते हैं। तो कभी कभी ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, जब भी हमें एरिया गिवन करेगा ट्राइंगल का, तो हमें दोनों साइन लेके चलने होते हैं, प्लस बी और माइनस बी। उम्मीद करो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही है, यानी जब आप इसका डिटरमिनेंट में पढ़ते हो एप्लीकेशंस में इसके, तो आप क्या करते हैं इसमें, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 डिटरमिनेंट में 1 1 1, ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है पहले बता दीजिए, आपको पता होना चाहिए x1 y1 की वैल्यू ये रही आपके पास, ये x1 है आपके पास और ये y1 है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3 आपके पास है, ठीक है। तो बस अब आप इस फॉर्मूला फिट कीजिए वैल्यू को, तो प्लस माइनस के 9 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2 होल डिटरमिनेंट में x1 की वैल्यू आपके पास -3, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू आपके पास 0, y3 की वैल्यू आपके पास a और 1 1 1 का होल डिटरमिनेंट। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें। 2 को इस साइड लेके तो प्लस माइनस कितना गेट हो गया बेटा? 18। एक दोस्त मेरे आगे बात करते हैं माइनस का 3 0 1 3 0 1 0 के 1 का होल डिटरमिनेंट। अब आपको करना क्या है, डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। किस तरह से हम एक्सपेंड करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। मैं एक्सपेंड करने वाला हूँ, एक्सपेंड बाय, आप इसे एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड बाय R1। किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे आप इसे? R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। जब इसे R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 लिखिए, प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू, माइनस का 3 बाहर आ गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, हाइड हो गया, इसके प्रोडक्ट इधर, इसके प्रोडक्ट इधर, 0 और माइनस के ये तो आ गया माइनस के, ठीक है। ये 0 है ऑलरेडी, -0 लिखते खत्म कर दीजिए आगे कहानी। अब आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, कैसे तो कितना आ गया 3 के, बाहर आएगा 1 और -0। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरा, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना गेट हो गया आपको? प्लस माइनस 18 इज इक्वल टू प्लस के 3 के और ये भी प्लस के 3 के, ऐड होकर आ गया आपके पास 6 के, तो 6 के इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 18। तो के की वैल्यू आपके पास फाइनली गेट होगी प्लस माइनस के 3। आई होप सो एक्स की वैल्यू आपको कितनी फाइनल गेट होगी? प्लस माइनस 3। ये तो आपको गुड लक है कि सपोज दैट यहाँ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ नहीं आई है, डायरेक्ट आई कांस्टेंट 0 हो गई, जिससे 6 कैंसिल आउट करके ऐसा प्रॉपर तरीके से प्लस माइनस 3 इज ए करेक्ट आंसर। पहले इसको देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन पहले मेरी बात को अच्छे से समझे,
मैंने कहा यदि इसके साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती, कोई कांस्टेंट आ जाती, मे बी आई नहीं ना, वो तुम्हारा गुड लक है कि नहीं आई, यदि आ जाती तो कैसे डील करते समझो। बाई चांस फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, सपोज आपने बात सपोज कर ली कि इसके साथ लगकर आ गई कोई क्वांटिटी, सपोज दैट 6k प्लस मैंने कह दिया इसके साथ जो क्वांटिटी लगकर आ रही है वो आ गई 12, ठीक, इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस 18। तो अब आपको करना क्या होगा, दो साइन इसके यूज करने होंगे। कितने साइन यूज करने होंगे, दो साइन, एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार इसको माइनस लेके चलेंगे। इट सेंस 6k प्लस 12 इज इक्वल टू प्लस 18 और 6k माइनस सॉरी प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 18। तो यहां से 6k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू यहां से एक तो आपके पास फाइनली 1 गेट होती, यहां से 6k इज इक्वल टू आपको माइनस 30, तो k की वैल्यू माइनस 5 गेट होती। तो आपको इससे दो वैल्यूज मिल जाती k की, और ये आपके रिक्वायर्ड आंसर होते हैं। लेकिन आपका गुड लग रहा कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आई है, जिससे क्या हुआ कि इस 6 ने इस 18 को परफेक्टली डिवाइड कर दिया, जिससे आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गई है कितनी, k की वैल्यू प्लस माइनस 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। उम्मीद करूंगा आपको तीनों क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और यदि मैं बात करूं इसमें, इससे और क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता था आपसे, ठीक है ना। और यदि वो ये भी कह सकता था कि यदि वो इसको कोलिनियर कह देता, तो कोलिनियर के केसेस में आपको क्या करना होता है, आपको पता है कि यदि हम कोलिनियर का केस निकालते हैं तो कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के हो जाता है। किसके इक्वल लिख देते हैं हम इसे, जीरो के इक्वल। बस पूरे ट्राइंगल को, ये जो मेरा पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को किसके इक्वल लिख देता है, जीरो के इक्वल। कब, जब ये कहता है कि गिवन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या कहता है, कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल लिख देते हैं, वहां पे आप जीरो के इक्वल लिख देते हैं। किसके इक्वल लिख देते हैं वहां पे हम लोग उसे, जीरो के इक्वल लिख देते हैं। उम्मीद करूंगा मुझे ये जो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यार ध्यान से समझेंगे इस बात को, बेसिकली चीजें शॉर्ट है। देखिए कहा क्या, फंक्शन एफ एक्स, उसने आपको लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा है कि जो आपके पास एफ एक्स है इज इक्वल टू के एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स इफ, जब x लेस देन 0 हो, एंड 3 कब आएगा, इफ जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। किस पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर। तो वैल्यू ऑफ k, यानी क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ क्या लिया है, 1 मार्क में k की वैल्यू बताइए। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी के बारे में क्या होती है। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन की क्वांटिटी चेक करते हैं किसी पॉइंट पर, तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, यदि सपोज दैट किसी फंक्शन की मैं क्वांटिटी चेक करना चाहता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a पर, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हम इसकी फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। फिर हम गेट करते हैं पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आप ये बोल देंगे कि गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन आप बोल देंगे उस पॉइंट पर कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कॉन्टिन्यूअस ही बस, यानी कॉन्टिन्यूअस यानी कहीं भी ग्राफ में कोई भी रूट डाइवर्ट ना हो, बस कॉन्टिन्यूअस है तो वो चीज क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूअस ही रहनी चाहिए, कहीं भी रूट उसका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि ये बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कॉन्टिन्यूअस का प्रोसेस था। कॉन्टिन्यूअस में और क्योंकि और बहुत सारी बातें होती हैं, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तो आपको, जैसे कि एक मॉक टेस्ट पेपर पहले, जिसने आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं देख रहा हो कोई बच्चा और अभी वो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर को देख रहा हो, तो मैंने प्रीवियस वाले मॉक टेस्ट पेपर 1 में इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, ठीक है ना।
तो अब बात करते हैं इस कंटिन्यूटी की इस वाले कंसेप्ट में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, यदि आपको ध्यान से समझना। किस पे चेक करनी है? जीरो पर। तो बस मुझे जब भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि गिवन फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस है, अब है, अब उसे हमें चेक नहीं करनी है, वो है तो बताओ k की क्या वैल्यू होगी। वो कॉन्टिन्यूअस किस पे कहा उसने? एट x इक्वल टू जीरो पे कहा है। किस पे कहा है? एट x इक्वल टू जीरो पे। उसने कॉन्टिन्यूअस कह दिया है। तो कॉन्टिन्यूअस किस पे कह दिया उसने? एट x इक्वल टू जीरो पे कह दिया उसने, ऑलरेडी ये लिखा हुआ भी है, ये रहा जीरो पे, उन्होंने कॉन्टिन्यूअस कह रखा है। तो बस आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कितनी आ रही है आपके पास। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h। जब फंक्शन में से जीरो में से कोई चीज माइनस हो रही हो, x में से जीरो में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू जीरो से लेस तो होगी। जब x की वैल्यू जीरो से लेस होगी, क्यों? क्योंकि जीरो में से कोई चीज माइनस हो गई है, तो x की वैल्यू लेस देन कितनी होगी? जीरो। तो उसका कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, उसके फंक्शन को लिख दीजिए। क्योंकि जीरो में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो फाइनली x की जो वैल्यू मुझे मिलेगी, उस पर जो मुझे फंक्शन मिलेगा, वो फंक्शन क्या मिलेगा? जीरो से लेस देन का। तो जीरो से लेस देन फंक्शन क्या लिखा हुआ है? लिमिट h टेंड्स टू जीरो k जीरो माइनस h अपॉन मॉड ऑफ जीरो माइनस h। तो फाइनली मुझे क्या वैल्यू मिल गई यहां से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस का के एच, मॉड में माइनस एच लिखा प्लस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस मॉड एच प्लस एच होता है, और एच एच से कैंसिल आउट हो गया। लिमिट किसकी थी? एच की। अब एच पूरे फंक्शन में है नहीं, तो लिमिट भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्या बचा? केवल माइनस के। पॉइंट पर यानी जीरो के इक्वल फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने आपको? 3। पॉइंट पर यानी जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी डिफाइन है आपको? 3 डिफाइन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। तो जब ये इक्वल हो जाएगी तो k की वैल्यू कितनी फाइनली गेट हो जाएगी आपके पास? -3। k की वैल्यू कितनी गेट हो जाएगी आपको? -3। आई होप इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास आ गया वो ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बात दिमाग में आपके क्लिक कर रही होगी कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो आप राइट हैंड लिमिट भी तो निकाल सकते हैं। देखिए यार, जब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और फंक्शन हमें पता है कि लेस देन जीरो पर ये लेना है। देखो बात है फंक्शन की, फंक्शन मोर देन वन होते हैं, मोर देन 2 3 4 पर चले जाते हैं, तो कंसेप्ट है तब तो हम सोच सकते हैं लेफ्ट हैंड पे निकाल दो, और लेफ्ट हैंड पे लिमिट पे फंक्शन कुछ और आएगा, राइट हैंड लिमिट पे कुछ फंक्शन और आएगा, ठीक है ना, और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी, तब तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग काम करना होगा, और टाइम के अकॉर्डिंग सीधा मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। बस डायरेक्ट दोनों को आपस में इक्वल रख दिए, वहां से फाइनली क्या निकाल ली? के की वैल्यू। यदि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये सारी चीजें निकाल कर आप उसे प्रूफ करके दिखा दो कि गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस है। यदि कॉन्टिन्यूअस है तो फाइनल उसकी k की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, a की वैल्यू, जिसकी वो पूछ रहा हो आपसे, वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 5 क्वेश्चन इज 3D का क्वेश्चन है शायद ये, अभी एक बार देख लेते हैं कैसे, कौन सा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, द लाइंस आर दिस एंड दिस वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर आर कोइंसिडेंट है, स्क्यू है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। देखिए अब इनके बारे में आपको बताना है। आपको 3D में केस समझ में आ गया होगा कि 3D में जब हम पढ़ते थे केस, तो 3D में लाइन को चेक करने का तरीका होता था, यदि शॉर्ट एंड डिस्टेंस जीरो तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस आप ये पढ़ते थे वहां पर कि यदि लाइन पैरेलल है, लाइन कैसी आ जाए? पैरेलल आ जाए। लाइन पैरेलल है, पैरेलल कब होगी? जब उनके डीआरसो का रेशियो सेम होगा। डीआरस का रेशियो कैसा आ जाएगा? सेम, यानी डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाएंगे तो लाइन आपस में पैरेलल दिखेंगी। और जब लाइन पैरेलल ना हो, इंटरसेक्ट भी ना कर रही हो, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते थे? स्क्यू लाइन। क्या बोलते थे ऐसी लाइन को हम लोग? स्क्यू लाइन। जब लाइन आपस में पैरेलल ना हो और आपस में इंटरसेक्ट भी ना करे, ऐसी लाइन को आप क्या बोलते हैं?
स्क्यू लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप ऐसी लाइन को? स्क्यू लाइन। तो अब इसमें देख लीजिए कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो आपको उसने डिफाइन किया है। उसने आर वेक्टर ये दिया, आर वेक्टर ये दिया है, तो दोनों के क्या करो, जो आपको पता है कि जो आर वेक्टर होता है, जो इक्वेशन होती है लाइन की, वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर होती है। ये पहली इक्वेशन होती है आपके पास। दूसरी इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ये होती है ए टू वेक्टर प्लस म्यू ऑफ बी टू वेक्टर। तो जो लैम्डा और म्यू के कोफिशिएंट में आ रहे हैं, ये बी वेक्टर होते हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, है ना। अब इनके रेशियोज निकाल के देख लो, इनके क्या निकाल के देख लो, रेशियो b1 के भी और b2 के भी। देखो रेशियो निकाल कर क्या आते हैं। इसमें ये बी वेक्टर तो ये रहा, ये ना b1 वेक्टर। पहले b1 वेक्टर लिख लीजिए, कितना मिला आपको b1 वेक्टर। b1 वेक्टर आपको डिफाइन हो गया 2i प्लस के 3j माइनस का 6k कैप। और आपको जो b2 वेक्टर डिफाइन हो गया है, b2 वेक्टर यहां से ले लीजिए, ये रहा। कितना आपके पास आ गया 6i, आपके पास प्लस का 9j और माइनस का 18k कैप। अब इसमें एक काम करो, इन सबके रेशियो निकाल दो, i के, j के, k के। यदि रेशियो इक्वल तो लाइन इज ए पैरेलल। देखते हैं रेशियो इक्वल आ रही क्या। 2/6, i का कोफिशिएंट ले लिया मैंने तो 1/3, और 3/9 कितना आ गया 1/3, माइनस 6/-18 कितना आ गया 1/3। सबके रेशियो सेम। जब रेशियो सेम आ गए dr, यानी ये drc के तो हैं, तो यदि drc के रेशियो सेम आ गए दोनों लाइन के, तो क्या बोला जा सकता है कि लाइन आर पैरेलल। क्या बोल जाएगी, लाइन आपस में पैरेलल है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये लाइन का क्वेश्चन है, तो लाइन के क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ लाइन के बारे में, कि जो आप लाइन पढ़ते थे उसमें लाइन का कंसेप्ट का देखो। इसमें अभी मैंने कहा कि जब शॉर्ट एंड डिस्टेंस जीरो आ जाए तो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। देखिए शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालने के तरीके आपको पता होना चाहिए। पहले लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइन कहानी क्या आती है। देखिए लाइन आपको पता है कि जब एक पॉइंट से तो पासिंग थ्रू होती है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है। और छोटी सी बात बताऊंगा हिंट में, जो हमने अभी यूज किया है कंसेप्ट, वो यूज बता रहा हूँ। वेक्टर कंडीशन में यदि हम कोई लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, कि जो मेरे पास आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। ये क्या होता है, एक पॉइंट से पासिंग थ्रू। इससे तो हमेशा पासिंग थ्रू होगी कोई भी लाइन, इससे तो हमेशा क्या होगी, पासिंग थ्रू, और इस वेक्टर के पैरेलल होगी, यानी पैरेलल वेक्टर होता है बी वेक्टर। बी वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। यदि हम बात करें इसकी कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, x माइनस का x1 अपॉन a, y माइनस का y1 अपॉन b, और z माइनस का z1 अपॉन c। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म में होता है, जिसमें x1 y1 और z1 आपको ये बताता है कि जो मेरी लाइन है वो x1 y1 z1 पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है। और जो a b और c आपको बताता है, वो क्या बताता है, a b c यानी गिवन होते हैं इसके dr's। क्या गिवन होते हैं इसके dr's ही बताता है, a b और c उस लाइन की क्या डिफाइन करता है, dr's को, यानी पैरेलल है वो, उस लाइन की क्या है, पैरेलल है। उम्मीद करूं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये तब है जब हम एक पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही हो और दूसरे के पैरेलल। यदि आपकी लाइन दो पॉइंटों से पासिंग थ्रू हो रही है, ए वेक्टर से और बी वेक्टर से, दो पॉइंटों से पासिंग थ्रू है, तब उस टाइम पर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या फॉर्म करते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जब दो पॉइंटों से पासिंग थ्रू होती है। ये थी इसकी वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है इसकी, वेक्टर फॉर्म। यदि मैं बात करूं कार्टेशियन फॉर्म की, तो कार्टेशियन फॉर्म आप क्या बताते थे इसमें, कार्टेशियन फॉर्म आप डिफाइन करते थे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये लाइन के बारे में मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ वर्ड्स में बताया। बाकी मैं कंसेप्ट की भी एक वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है ना, जो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि आपको लाइन के बारे में और डिटेल में क्वेश्चन समझाऊंगा। यदि शीट्स में और भी क्वेश्चन है, बाकी वहां डिस्कस कर देंगे इस टॉपिक को और आगे डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आ गए। देख दोस्त यार, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे वीडियो को देख रहे हैं और अच्छी लग भी रही है आपको, तो उसे लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम इसको स्प्रेड भी कीजिए। ठीक है ना, तो जिसमें कि बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट एक बार भी नहीं लगाया, उनको हेल्प हो जाए मॉक टेस्ट लगाने की। ठीक है, अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गई है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? क्या लिखा है इसने डिग्री में? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पूरी पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आपको दे दिया उसने, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, डिग्री का एक कंसेप्ट होता है। कल भी हमने एक मॉक टेस्ट पेपर में डिस्कस किया था डिग्री को लेकर, और आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री को लेकर कि डिग्री का क्या एक रूल होता है। डिग्री का पहला पॉइंट मैंने आपको बता रखा कि सबसे पहले हमेशा हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। दूसरा इसमें जो हमें बारीक पॉइंट ध्यान रखना है, जो की पॉइंट है, वो होना चाहिए फ्री फ्रॉम रूट। फ्री फ्रॉम रूट यानी वो चीज रूट से क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो होगी, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रूट होनी चाहिए। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम रूट, यानी उसमें कोई भी इंडेक्स पावर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो आ रही है पावर 3 अपॉन 2 आ रहा है। अपॉन में कौन आ रहा है? 2। तो पहले इस अपॉन 2 को इलाज कर लीजिए। जो भी अपॉन में आए उसी के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्यूब, उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे जिसके अकॉर्डिंग आ रही कंडीशन। तो अपॉन में क्या आ रहा है? 2। 2 मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो dy अपॉन dx के स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू, यहां आ गया आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की है, क्योंकि इसमें 3 अपॉन 2 था, तो जैसे ही अब 3 अपॉन 2 था तो आपको पता लग गया होगा कि 2 से क्या हो गया होगा? 2 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पूरे के पावर थी 3 अपॉन 2। तो ठीक है, तब आपके पास फाइनली क्या बचा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? यानी y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा बार कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो यही आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर आ गया। इसका क्या आ गया? हाईएस्ट ऑर्डर। और इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, ये रही हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो क्या होगी? इसकी डिग्री। तो यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही क्या होती है? इसकी डिग्री होती है। तो आपने डिग्री कितनी फाइनली गेट कर ली है? डिग्री फाइनल गेट कर लिया आपने 2। तो इसमें कौन सा करेक्ट आपके पास आंसर है ये बताइए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको, द कॉर्नर पॉइंट of the bounded feasible region determined by the system of linear constraint are 0, 3, 1, 1 and 3, 0. Let z is equal to, उसने आपको डिफाइन किया है कि जो z है वो इज इक्वल टू, डिफाइन है आपके पास px प्लस का qy, और कह रहा है कि p and q greater than 0, the condition on p and q so that the minimum of z occurs 3, 0 and 1, 1। उसने क्वेश्चन में क्या कहा आपको समझिए। क्वेश्चन में उसने कुछ कंस्ट्रेंट्स के पॉइंट आपको डिफाइन कर दिए और कहा कि जो तुम्हारे पास z है इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपको वो दोनों पॉइंट से गेट होती है। किस किस से? 3, 0 और 1, 1 से। दोनों से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। किससे? 3, 0 से भी और 1, 1 से भी। किसकी वैल्यू? इस z की वैल्यू, यानी इस z की आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो किस किस से गेट हो रही है? एट, पहला पॉइंट है 3, 0 से। तो पहले x की जगह 3 रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो मिनिमम z कितना फाइनली गेट होगा पहले बताइए। यहां से आपको मिनिमम z हो गया 3p और प्लस q इंटू 0, तो आपको फाइनल गेट होता है 3p। अब इसी तरह से एट आपको गेट हुआ 1, 1 पे। ठीक है, तो मिनिमम z की वैल्यू कितनी फाइनली गेट होगी? एट 1, 1 पे। इसी में रख दीजिए, फिर से इसी में रखें, क्योंकि मिनिमम z दो पॉइंटों पर डिफाइन हो रहा है, एक 3, 0 पर डिफाइन हो रहा है और एक 1, 1 पे। तो दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, x के रिप्लेस पे भी 1 और y के रिप्लेस पे भी 1। तो अब एक देखिए दोनों वैल्यू आ गई। मिनिमम z इक्वल टू p प्लस q आ गया आपके पास, और यहाँ पे मिनिमम z कितना आ गया आपके पास? 3p। दोनों को आपस में इक्वल रख दीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है वैल्यू। तो 3p इक्वल टू कितना आ गया? p प्लस q। तो 2p किसके इक्वल आ गया यहाँ से आपके पास? q के। अब ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है क्या? चेक कर लो यार एक बार, दे रखा किसने कि 2p इज इक्वल टू q आ रहा है क्या? 2p इज इक्वल टू q, यानी यहां से p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? q अपॉन 2। देखो कितना स्मार्ट है एग्जामिनर, ये ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर बी।
और दिमाग कहाँ चलेगा तुरंत जल्दीबाजी में p इक्वल टू 2 के ऊपर, ये ऑप्शन टिक हो सकता है। हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा है कि आप करके ही आएंगे, हो सकता था कि आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दो क्योंकि p इक्वल टू 2 जल्दबाजी में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि 2p इक्वल टू q, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से ध्यान रखना, ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखेंगे आप कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है, जल्दीबाजी में टिक नहीं करेंगे अपने ना, आंसर लिखते हैं जल्दीबाजी में, आराम से ध्यान से देखेंगे क्या लिखा होता है। p की वैल्यू कितनी आ रही, q अपॉन 2, तो यहाँ से भी आपके पास देखो p की वैल्यू कितनी आ रही, q अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करूंगा कि जो इस पेज पे आपके पास 7 क्वेश्चन थे, इन 7 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन ठीक आए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, यदि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओके, चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है उसको देखेंगे भैया, स्लाइड नंबर 8। अब इसमें आते हैं हम, 8 पर आ गए हम लोग। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से शो हो रही होगी ये शीट भी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम आगे कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इसको समझते हैं कि ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at E. ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at E. EA, EB, EC, ED equals to किसके इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए जीरो वेक्टर के। हाउ, कैसे, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे होगा, उस बात को डिस्कस करते हैं। देखिए उसने क्या कहा आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस है तो ऑल साइड्स उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी इक्वल होती है। ये ए, बी, सी और डी है, इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए यहां इसमें पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास यहाँ पे, ई पॉइंट आ गया। उसने कहा एबीसीडी इज अ रोम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ई पॉइंट, क्या कहा उसने, डायगोनल जो है इंटरसेक्ट करके किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। अब ई से दो डायरेक्शन निकल गई, ई से कितनी डायरेक्शन निकलेगी, दो डायरेक्शन। पहली डायरेक्शन ई की चली गई डी की तरफ, एक चली गई बी की तरफ, एक चली गई ई की सी की तरफ, एक चली गई ई की ए की तरफ। ठीक है, आपको पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन ए रोम्बस वो इक्वल होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल रोम्बस के अंदर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ऐसे रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, खेल सारा डायरेक्शन का हो गया। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि जो ईबी है, ईबी वेक्टर जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया, माइनस के ई डी वेक्टर के हो गए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी तो सब डीई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप उसे, डीई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान दो ये डायरेक्शन इधर की है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो दोनों आपस में इक्वल कब हो गए, जब मैं इसकी डायरेक्शन को सेम लिखूंगा। भाई ये किसके इक्वल हो गए, माइनस के ई डी वेक्टर की तो होगा इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट है उसके अकॉर्डिंग, तो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसी तरीके से यदि माइनस का तो इसको इधर ले आइए आप, कितना बन जाएगा आपके पास, ये ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी से अब यहां बात करते हैं ई ए वेक्टर पे, इस वाले पॉइंट की तरफ, इस डायगोनल की तरफ, एसी की तरफ है हम लोग। ई ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई सी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ई ए के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, ई सी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको भी आप इधर ले आए, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ई ए वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन नंबर टू। ठीक है, ये वेक्टर में चलो तो वेक्टर में ही लिख के बताएंगे, वेक्टर में है तो सारी कहानी वेक्टर में बताएंगे। सबको ऐड कर लीजिए, दोनों को एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ई बी ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर और प्लस ई डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। उम्मीद करूंगा यही आपसे उसने पूछा था, ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर, ई सी वेक्टर, ई डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन वेक्टर का क्लियर हो गया होगा कि क्या वो कहना चाह रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या डिफाइन कर रहा है, फॉर एनी इंटीजर n द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई, उसने कहा एक इंटीग्रल आपको उसने डिफाइन कर दिया है 0 से पाई e की पावर cos स्क्वायर x sin क्यूब
2n प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ dx। इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? जीरो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। हाउ, कैसे आई? अब इस बात को थोड़ा समझेंगे। देखो ध्यान से समझते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक में भी एक अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो अरिहंत की प्रैक्टिस शीट्स में क्वेश्चन लगा हुआ भी है इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बहुत सारी बुकों में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो निगाह पड़ भी जाती है और शीट्स में भी लगा दिया गया है, मॉक टेस्ट शीट में ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। जीरो से पाई है, आपको पता भी होगी लिमिट 0 टू a होती है, ठीक है ना। 0 टू a f(x) ऑफ dx, ठीक है। इसका एक केस होता है, बात को थोड़ा समझना कि क्या कौन सी वो एक आर्टिकल है। आर्टिकल ये वाला था आपके पास प्रॉपर्टी में 0 से 2a f(x) ऑफ dx है, तो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a f(x) ऑफ dx होगा इफ लेकिन f 2a माइनस x इज इक्वल टू f(x) हो जाए। और जीरो कब होता था? इफ जब f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस का f(x) हो जाए, ठीक है। तो ये इसमें यही वाली एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लग रही है। यही डेफिनेट इंटीग्रल की इसमें क्या लग रही है? आपके पास एक प्रॉपर्टी लग रही है जिसमें ये कहानी बन रही है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, स्मार्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या क्या समझो। आपके पास जो f(x) लिखा हुआ है वो f(x) कितना है? e की पावर cos स्क्वायर x साइन क्यूब 2n प्लस 1 इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है। अब इसकी जो लिमिट है वो कितनी है? लिमिट है इस पे पाई लिखी हुई, पाई माइनस जीरो यानी पाई होगी। तो यदि हम लोग पाई माइनस में बात करेंगे, देखो पाई माइनस जीरो, पाई माइनस क्या रखेंगे आप? जीरो, या पाई माइनस एक्स रख लीजिए। पाई माइनस जीरो कह रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन होता है, सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन, यानी जो ऊपर लिमिट होती है वही 2a माइनस एक्स। तो ऊपर कितने है? पाई, तो पाई माइनस क्या रख दीजिए? एक्स, पाई माइनस एक्स। तो ये हो गया ई कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये रखेंगे। पाई माइनस एक्स सम ऑफ लिमिट होती है ना, माइनस फंक्शन, सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन, वही तो लिखा आपने 2a माइनस एक्स, मतलब सम ऑफ लिमिट किया और माइनस क्या कर दिया? फंक्शन कर दिया आपने, ठीक है। और साइन क्यूब 2n प्लस 1 एंड पाई माइनस एक्स। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। लेकिन साइन क्यूब 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉपर्टी को यदि आप चेक करना चाहें तो इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास? सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी किस चीज का हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा। किस चीज का हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड किस चीज का होता है? पॉजिटिव का होता है। पॉजिटिव का होता है तो आपको पता भी है कि इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व कर भी सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो ये